हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूज़फुल हैं, हमारे क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या करते हैं, है ना। कि हम कर्ड बनाने में, सॉइल को फर्टाइल रखने में, एनवायरनमेंट क्लीन करने में, ब्रेड बनाने के लिए, दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, इतनी अलग अलग चीज़ों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करते हैं। तो अब हम, जैसे कि चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, तो फ्रेंड कैसे है वो तो हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि मतलब हमारे एनिमी कैसे हैं, हमें क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहला तो आपको भी पता होगा, सबसे पहला नुकसान माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या है, डिजीजेस। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केवल ह्यूमन बींग्स में ही नहीं, प्लांट्स में और एनिमल्स में भी डिजीज़ेस कॉज करते हैं ना, बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दीज माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां फैलाते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में होगा तो ह्यूमन पैथोजन, प्लांट्स में होगा तो प्लांट पैथोजेंस। तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स में वो क्या कैसे डिजीज़ फैलाते हैं ये देखते हैं हम। ठीक है, इन ह्यूमंस। तो द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर एंड फूड। हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रोब कैसे एंटर कर सकता है, या तो एयर से करेगा, दूषित हवा से, दूषित पानी से, या दूषित फूड खाने से करेगा। इन तीन चीज़ों की वजह से कर सकता है। कभी कभी ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये पर्सन टू पर्सन फैलते हैं। ठीक है जी, या तो हम कोई हेल्दी पर्सन है और एक इन्फेक्टेड पर्सन मतलब जिसको बीमारी है। तो एक हेल्दी पर्सन जब एक बीमार पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी वो बीमारी हो सकती है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कोरोना कितनी जल्दी जल्दी फैल रहा है, ये पर्सन टू पर्सन, है ना। तो या तो एक ये वजह हो सकती है, और दूसरी वजह हो सकती है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, कोई एनिमल लेकर आते हैं। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और ऐसी डिजीज़ेस जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, मतलब कि एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति की को ट्रांसफ़र हो सकती हैं, ऐसे हम बीमारियों को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। कम्युनिकेशन से आया है। कम्युनिकेशन मतलब हमें कोई भी बात दूसरे तक पहुंचानी है, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, है ना। हम फ़ोन पे बात करते हैं तो कम्युनिकेशन है। हम फ़ोन पे क्या करते हैं, हम एक अपनी बात अपने फ्रेंड को बताते हैं फ़ोन पे, तो हम वो बात ट्रांसफ़र हो रही ना एक जगह से दूसरी जगह। पहले खाली हमें वो बात पता थी, अब हमारे फ्रेंड को भी वो बात पता है। तो कम्युनिकेशन, वैसे ही कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं। अब और ऐसे इंसेक्ट्स या ऐसे एनिमल्स जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं, ऐसे वो लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको हम बोलते हैं कैरियर्स। अब कैरियर्स वर्ड क्या आपने कहीं सुना है इससे पहले? कैरियर, हम लोग जैसे साइकिल अगर आप लोग चलाते होंगे तो साइकिल में एक तो सीट रहती है, उसके पीछे कैरियर रहता है। कैरियर का फंक्शन क्या होगा, कोई भी हम सामान ले जाते हैं, कोई सपोज़ हमने शॉप से कुछ ख़रीदा तो हम कैरियर पे रख के ले जाते हैं, या फिर हमें हम साइकिल चला रहे हैं और हमें अपना एक और फ्रेंड को भी साथ में ले जाना है तो हम उसको कैरियर पे बिठाते हैं। तो कैरियर मतलब जो कैरियर का काम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना किसी भी चीज़ को, है ना। उस पर जो चीज़ कैरियर पे जो चीज़ रहेगी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी ना। तो ऐसे ही जो इंसेक्ट्स या जो एनिमल्स बीमारियां फैलाते हैं उनको हम बोलते हैं कैरियर्स। जैसे सबसे कॉमन कैरियर है हमारा हाउस फ्लाई, मक्खी जिसे हम बोलते हैं। तो आपको पता है मक्खी बहुत गंदी गंदी जगहों पे बैठती है, गंदगी में बैठती है, कचरे में बैठती है, गटर में बैठती है, और फिर वो आके जब कभी हमारे घर पे भी आती है,
हमारे घर पे अगर कोई खाना अगर खुला पड़ा होगा तो वो खाने पे बैठती है। जैसे नीचे एक पिक्चर दी है लेफ्ट साइड में, एक हाउस फ्लाई है, एक वो मेज़ पे बैठी है ना। मेज़ मतलब ये भुट्टा, मक्का, तो खाने की चीज़ है, उस पे बैठी है। ये मक्खी कहाँ कहाँ गंदी जगह से सारे जर्म्स कलेक्ट करके आती है और हमारे खाने में फैला देती है। तो इससे क्या होगा, अब फिर हम जब ये खाना खाएंगे तो ये सारे जर्म्स जो हैं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और उससे अलग अलग तरीके की बीमारियां पैदा करेंगे। तो मेन जो बीमारी मक्खी की वजह से होती है उसको हम बोलते हैं कॉलेरा। ऐसे ही दूसरे कैरियर्स हैं फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये मलेरिया कॉज करता है ये मॉस्किटो, और ये कैरियर है। ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैरियर है? प्रोटोजोअन का। जो मलेरिया होता है, मलेरिया प्रोटोजोअन हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स पढ़े थे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अल्गी, प्रोटोजोअन, ये पढ़े थे। तो उन्हीं में से एक ग्रुप है प्रोटोजोअन। तो मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। पर वो प्रोटोजोअन को कैरी कौन करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता कौन है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ऐसे ही डेंगी मतलब इसको हिंदी में डेंगू भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डेंगी। तो जो डेंगी होता है वो एक वायरस की वजह से होता है, और वो वायरस को कौन कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह? फीमेल एडिस मॉस्किटो। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ मॉस्किटो के बारे में। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। ये जो मॉस्किटोज़ हैं ये जो फीमेल ही क्यों ट्रांसफ़र करती हैं? फीमेल मॉस्किटोज़ ही क्यों, ये सारे कैरियर जो हैं वो फीमेल मॉस्किटोज़ ही क्यों है, मेल मॉस्किटोज़ क्यों नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि क्योंकि जो हमारा जो ब्लड होता है, हमारा ब्लड जो सक करता है, हमें जो मच्छर काटते हैं, हमें खाली फीमेल मच्छर ही काटते हैं, हमें कभी भी मेल मच्छर नहीं काटते। और इसका रीज़न भी ये है कि जनरली जो मच्छर होते हैं वो फ्लावर का नेक्टर, फ्लावर का जूस से उनका न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है। पर जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं, क्योंकि वो एग ले करती हैं, उन्हें अंडे देने होते हैं, इसलिए उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन वो हमारे ब्लड से लेते हैं। ठीक है, तो ये एक फैक्ट था कि जो ह्यूमन ब्लड होता है खाली फीमेल मॉस्किटोज़ ही सक करते, मेल मॉस्किटोज़ कभी भी ह्यूमन को नहीं काटते। और ठीक है, सो दीज वर सम कैरियर्स। So this is a table depicting various common human diseases which are caused by microorganisms. So सबसे पहला है इसमें ट्यूबरकुलोसिस। इसको शॉर्ट में हम टीबी बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसको टीवी लिखते हैं, तो इट्स नॉट टीवी। टीवी मतलब टेलीविजन। द डिसीज इज टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। सो इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर। अब प्रिवेंटिव मेजर्स किन्हें बोलते हैं? हम प्रिवेंट करना मतलब रोकना, रोकथाम। हम इन डिजीज़ को होने से कैसे रोक सकते हैं? तो ये इन सब का प्रिवेंटिव मेजर्स कॉमन है, तो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 4 डिजीज़ेस करते हैं। टीबी हो गया, टीबी बैक्टीरिया से होता है और हवा से इसका बैक्टीरिया फैलता है। सेकंड है मीज़ल्स भी वायरस से होता है, और इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब फैलना, एयर से फैलता है। चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर या फिर कांटेक्ट में आना किसी इन्फेक्टेड पर्सन के। फिर पोलियो भी वायरस से होता है, और इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड वाटर है। अब क्योंकि ये एयर और वाटर से और कांटेक्ट से फैल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसके लिए हमें अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले, अगर हमारे आसपास कोई पेशेंट है, तो ये क्योंकि ये एयर से फैल रहे हैं, तो हम अगर उस पेशेंट के पास में रहेंगे तो हमें वो बीमारी हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पेशेंट को आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। तो आइसोलेशन तो आजकल आप बहुत सुन रहे हैं, आइसोलेशन मतलब अलग रखना पड़ेगा। फिर पर्सन की जो बिलोंगिंग्स हैं, पर्सनल बिलोंगिंग, जैसे उसके कपड़े, उसका ब्रश, उसका टाल और बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हमें
अलग रखनी पड़ेंगी, है ना, अलग करनी पड़ेंगी, हमें वो यूज़ नहीं करनी है। और थर्ड जो मेजर है वो है वैक्सीनेशन। इन सब का वैक्सीनेशन होता है, जैसे पोलियो की ड्रॉप्स रहती हैं, चिकन पॉक्स के भी वैक्सीनेशंस रहते हैं। तो ये हम अगर लेंगे, वैक्सीन हमने पहले पढ़ा था, वैक्सीन में हमें वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए जाते हैं जिससे हमें वो बीमारी नहीं होती आगे चल के। तो अगर इनका वैक्सीनेशन होगा तो हमको कोई बीमारी नहीं होगी। देन नेक्स्ट जो बीमारियां हैं ये वाटर एंड फूड से फैलती हैं और इनका नाम है कॉलेरा एंड टाइफाइड, और ये इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। तो अब वाटर और फूड से फैलती हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपनी पर्सनल हाइजीन बना के रखनी चाहिए और गुड सैनिटरी हैबिट्स मतलब क्लीनलीनेस। हमें कभी हमेशा जब भी हमारे हाथ गंदे होते हैं, हम बाहर से आते हैं, हमें हमेशा अपने हाथ पैर अच्छे से साबुन से धोने चाहिए। कभी भी गंदे हाथों से खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है, और साफ़ सफाई रखनी चाहिए अपने शरीर की और अपने आसपास की। और खाना भी हमेशा धो के खाना चाहिए। जैसे फूड से भी बहुत बीमारियां होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको मक्खी का एग्जांपल दिया था। तो इसलिए खाना भी हमेशा हमें अच्छे से पका के, वरना अगर फ्रूट्स खा रहे हैं तो अच्छे से धोकर ही खाने चाहिए, है ना। और वाटर आजकल तो RO वगैरह आता है, तो वाटर भी हमें बॉईल करके ही पीना चाहिए। फिर नेक्स्ट डिजीज़ है हेपेटाइटिस बी, और ये जो होता है ये वायरस की वजह से होता है। इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर है, तो इसलिए हमें हमेशा वाटर की साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और अदरवाइज़ इसका वैक्सीनेशन भी आता है ना। और जो नेक्स्ट डिजीज़ है दैट इज़ मलेरिया हमने पहले बता चुका है कि वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से। और ये प्रोटोजोआ का कैरियर कौन है, मस्कीटो है, वो भी फीमेल मस्कीटो। और इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, तो अगर हम मॉस्किटो से बच जाएंगे तो अपने आप ये डिज़ीज़ हमको नहीं होगी, है ना। तो मॉस्किटो से बचने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप मॉस्किटो नेट यूज़ करिए रात में, है ना, मच्छरदानी यूज़ करिए। मॉस्किटो रेपेलेंट्स मतलब जो मॉस्किटो को दूर भगाते हैं, जैसे ओडोमॉस वगैरह होता है ना, कपूर होता है, ये तो ऐसे रेपेलेंट्स यूज़ करने चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स मतलब जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं, जैसे हिट आता है आजकल, है ना, हिट आता है और मॉर्टीन आता है, तो ये हमें इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करने चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अपने आसपास हमें कभी भी वाटर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, वाटर जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, जैसे कोई हमारे पास खाली पॉट पड़ा है ना, कोई भी खाली बर्तन पड़ा है, टायर रहते हैं बाहर, अगर वो रहेंगे, है ना, बारिश का मौसम आएगा या कोई भी कैसे भी उसमें पानी भर जाता है, तो पानी अगर बहुत दिनों तक रहता है तो क्या होता है, वहाँ पे मच्छर अपने अंडे दे देते हैं, तो मतलब वो मच्छरों के लिए एक ब्रीडिंग प्लेस बन जाती है। तो इसलिए हमने देखा होगा कि जो बरसात का मौसम होता है उसमें मच्छर ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा अपने आसपास की भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो थी सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ेस। उसके बाद एनिमल्स में आते हैं, तो एनिमल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी डिसीजेस कॉज करते हैं। इनका एग्जांपल है एंथ्रैक्स, जो कि बैक्टीरिया से होता है, और जानवरों में ही फुट एंड माउथ डिजीज़ होती है एक, जो वायरस से होती है। इसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ेस हैं, जैसे हम ये आपका बर्ड फ्लू, अगर आपने सुना होगा कि बर्ड्स में होता है, और ये साथ साथ इंसानों में भी आ जाता है। स्वाइन फ्लू सुना होगा, पिग्स में होता है। ऐसे ही अलग अलग डिजीज़ेस होती हैं ना, ये सारे जो, हाँ ठीक है। और एंथ्रैक्स जो है, एंथ्रैक्स को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था, और ये इसका जो बैक्टीरियम है उसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। फिर प्लांट्स में आते हैं, प्लांट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे एग्जांपल है सिट्रस कैंकर, ये एक बैक्टीरिया से होता है। सिट्रस कैंकर सिट्रस फ्रूट में होता है। सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं, जो हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। और इनमें ये डिजीज, जैसे आप फर्स्ट पिक्चर देखिए, ये तो कॉमन भी बहुत है, आपने देखा भी होगा।
तो इट इज़ अ सिट्रस कैंकर डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। वैसे सेकंड पिक्चर जो है वो रस्ट ऑफ व्हीट। ये क्या है, व्हीट का, गेहूं का पत्ता है, उसमें ब्राउन कलर का रस्ट मतलब कि जंग, जैसे लोहे की चीज़ों में जंग लगता है वैसे ही रस्ट ऑफ व्हीट बोलते हैं इसे, क्योंकि ये जंग जैसा दिख रहा है, जैसे कि उसके पत्ते में जंग लग गया हो, और ये एक फंगस की वजह से होता है। फिर ऐसे ही तीसरा जो है येलो वेन मोजैक इन भिंडी, ये भिंडी का पत्ता है। अब इसमें देखो, इसमें दोनों तरीके के पत्ते आपको दिख रहे हैं। एक तो पूरा ग्रीन पत्ता है जो नॉर्मल होता है, बिना, जो स्वस्थ पत्ता रहता है, और दूसरे जो येलो कलर का है उसमें वो डिजीज़ हो रखी है ना, और ये एक वायरस की वजह से हुई है। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट हार्म। तो ये तो हमारा पहला हार्म था, हाँ, डिजीज़ है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीजेस इन एनिमल्स, इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमन बींग्स। फिर जब सेकेंड हमारा हार्म है वो है फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग क्या होता है, अब जैसे आप लोग भी स्ट्रीट फूड बहुत खाते होंगे, कभी कभी गोलगप्पे खाते होंगे, कोई भी रास्ते में कोई कुछ बेचता है, चाउमीन, गोलगप्पे, ये सब आप बहुत खाते हैं। तो इनसे क्या होता है, इनमें क्योंकि ये सड़क किनारे रहते हैं तो इनमें कुछ साफ़ सफाई रहती नहीं है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनमें ग्रो कर जाते हैं। या घर पे भी हम जब खाना रख देते हैं 2-3 दिन तक ऐसे ही बाहर, फ्रिज में नहीं, बाहर जब छोड़ देते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि फंगस ग्रो कर जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे फंगस के अलावा भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को ख़राब करते हैं, जैसे जिससे उसमें बहुत स्मेल भी आने लगती है ना। देखा होगा आपने, बासी खाने से कभी कभी स्मेल आने लगती है, और आजकल गर्मियों में तो बहुत आती है। तो अगर हम ऐसा खाना खाएंगे तो क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। अब हम इसे फूड पॉइजनिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने में रहते हैं वो कभी कभी इतना टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक मतलब कि हार्मफुल, पॉइजनस, जहरीले पदार्थ, ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं कि जिसको हमें खाने से हम बीमार हो सकते हैं, और इतने बीमार भी हो सकते हैं कि इट इज़ अ डेडली, इससे डेथ भी हो सकती है, मतलब इतना ख़तरनाक भी हो सकता है फूड पॉइजनिंग। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें फूड प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। फूड प्रिजर्वेशन मतलब बचाना, प्रिजर्व करना मतलब बचा के रखना। तो खाने को हम कैसे फूड प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, हम खाने को बचा के कैसे रख सकते हैं। तो इसके कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो हम घरों पे यूज़ करते हैं जनरली। तो सबसे पहला मेथड है प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट। तो आपने देखा होगा घरों में कि जो आंवला कैंडी आती है, आंवला में हम नमक लगा के, मैंगो में, इमली में नमक लगा के हम रख देते हैं, या कभी कभी मीट में भी हम नमक लगा के उसे रखते हैं। तो उससे क्या होता है, वो कुछ दिन तक ज़्यादा चलती है ना, ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती। वैसे ही दूसरा तरीका है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। विनेगर मतलब कि सिरका। तो जब हम घरों में पिकल्स बनाते हैं, अचार बनाते हैं, या कभी कभी वेजिटेबल्स को भी हम ऑयल में या विनेगर में हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं। तीसरा तरीका है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो इसका एग्जांपल है जैम्स आते हैं, जैसे हम मार्केट से जैम लाते हैं, है ना, स्क्वैश जूसेस लाते हैं, ये आपके जो रियल फ्रूट्स, ये सब जूसेस आते हैं, तो ये सब ख़राब क्यों नहीं होते, क्योंकि इन सब में शुगर रहता है प्रिजर्वेटिव के तौर पे। तो ऐसे नेक्स्ट प्रिजर्वेशन है बाय केमिकल्स। अब ऑयल एंड सॉल्ट ये सब भी केमिकल्स हैं, और इसके अलावा कुछ और केमिकल्स भी यूज़ होते हैं, लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो आपके घर पे अगर कोई भी प्रोडक्ट की पैक डब्बा या फिर बॉक्स या फिर जार पड़ा होगा, तो आप उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करना, उसमें आपको प्रिजर्वेटिव्स मिलेंगे हर जगह। उसमें बहुत सारी चीज़ों में एडेड प्रिजर्वेटिव्स लिखा रहता है। तो हम प्रिजर्वेटिव्स क्यों डालते हैं, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो सेफ़ रहें। नेक्स्ट तरीका है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। तो हीटिंग, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम दूध लेते हैं तो दूध को हम पहले बॉईल करते हैं, कोई भी चीज़ हम गर्म करते हैं, तो गर्म करके क्या होता है, जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो मर जाते हैं। तो उससे क्या होगा, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। और
कूलिंग मतलब फ्रिज, सबके घरों में आजकल फ्रिज होता है, हम फ्रिज में सामान रखते हैं तो वो थोड़ा लंबा चलते हैं, थोड़ी देर तक फ्रेश रहते हैं, ज़्यादा देर तक फ्रेश रहते हैं। तो ऐसे ही हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का एक और एग्जांपल है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होता है, कभी आपने दूध का पैकेट अगर शॉप से ख़रीदा होगा तो उसमें लिखा रहता है पास्चराइज्ड मिल्क। तो पास्चराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पहले मिल्क को हम 70 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत हाई हीट पे गरम करते हैं और फिर अचानक से उसको ठंडा करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, कूलिंग एंड हीटिंग दोनों चीज़ें आ गई साथ में। इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर जल्दी अटैक नहीं करते और वो चीज़ थोड़ी देर ज़्यादा देर तक खाने योग्य रहती है। और लास्ट जो प्रिजर्वेशन टेक्निक है वो है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। तो आजकल आपने देखा होगा कि एयर टाइट पैकेट्स आते हैं, जैसे हमारे जो ये रहते हैं नट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो रहते हैं, ये सारी चीज़ें आजकल पैकेट में आते हैं, एयर टाइट पैकेट्स में आते हैं। चिप्स वगैरह हमारे एयर टाइट पैकेट्स में आते हैं जिसके अंदर एयर नहीं जा सकती। तो एयर नहीं जा सकती तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसमें एंटर नहीं कर सकता। ओके, सो इट वॉज अबाउट फूड पॉइजनिंग। सो यहीं पे हमारे जो ये चैप्टर है वो फिनिश हो गया। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा एज अ फ्रेंड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ फो। तो हमें हार्म कैसे करते हैं और हमारे फ्रेंड कैसे। नाउ लेट्स come to the exercise of this question of this chapter. तो first question is fill in the blanks. तो microorganism can be seen with the help of a माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नॉर्मली आंखों से नहीं दिखते हैं, अनएडेड आइज से हम कैसे देख सकते हैं उनको, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो कुछ हमने पढ़ा था सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर, उसको वो यूजेबल कंपाउंड में चेंज करते हैं। एल्कोहल इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, एल्कोहल किसकी वजह से बनता है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, यीस्ट की वजह से। कॉलेरा किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। देन टेक द करेक्ट आंसर। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। तो इसका आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। और मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, ऐसे डिजीजेज जो फैलती हैं उसका कैरियर, सबसे कॉमन कैरियर कौन सा है, हाउस फ्लाई। और जो ब्रेड होता है, ब्रेड का जो आटा होता है वो बढ़ता, जो फूल जाता है, हमने देखा था वो बड़ा हो जाता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ ईस्ट सेल्स, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, जो हम शुगर में ईस्ट डालते हैं और वो उसे अल्कोहल में चेंज कर देता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, फर्मेंटेशन। देन मैच द फॉलोइंग, बैक्टीरिया कॉजेज मलेरिया, इसका आंसर है डी। राइजोबियम फिक्सेस नाइट्रोजन, इसका आंसर है ए। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, कर्ड को सेट करने में हेल्प करता है, तो इट्स आंसर इज बी। ईस्ट क्या करता है, ब्रेड बेक करने में हेल्प करता है, तो आंसर इज सी। प्रोटोजोअन कॉजेस मलेरिया, आंसर इज डी। देन वायरस causes AIDS, so answer is F, so G is given extra for confusing. Then fourth question, can microorganism be seen with the naked eye? If not, how can they be seen? Naked eye means unaided eye, बिना किसी help के can we see microorganism? No, we cannot. We can see them with the help of a microscope. What are the major groups of microorganism? So already discussed, there are 4 major groups of microorganisms, that namely bacteria, fungus, fungi, algae and protozoa. The next question is, name the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in soil. So these microorganisms are rhizobium, bacteria and blue green algae.
sorry, write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives. माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे जीवन में कैसे यूज़फुल है उस पर 10 लाइन्स लिखनी है. तो इस पर हम क्या क्या हो सकती हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर्ड बनाने के लिए यूज़ होता है. फर्स्ट पॉइंट, ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है, अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ होता है, सॉइल को फर्टाइल करने के लिए यूज़ होता है, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होता है, वैक्सीन्स बनाने में यूज़ होता है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करता है. फिर इडली कि बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने में हेल्प करता है हमको, है ना. हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. सो दीज आर द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देन राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसमें हम क्या लिखेंगे? इट कॉजेज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, इट कॉजेज डिजीजेस इन plants, it causes diseases in animals. Then sometimes it spoil the food, and if we eat the spoiled food it will cause food poisoning. So these are the harms of microorganisms. Then what are antibiotics? So antibiotics are the medicines which we get from microorganisms. ओके, एंटीबायोटिक वो दवाइयाँ होती हैं जो हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्राप्त होती हैं. व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स. प्रिकॉशन मतलब सावधानी. तो एंटीबायोटिक्स लेते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो एंटीबायोटिक्स लेते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम डॉक्टर की एडवाइस पर ही कोई दवाई लें, बिना मतलब के दवाई ना लें. क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, हमारे जो बॉडी के अंदर अगर हम ज़्यादा दवाई लेंगे और बिना मतलब के दवाई लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मर जाएंगे, है ना. तो उससे हमको नुकसान नहीं होगा. और दूसरा ये है कि डॉक्टर ने जितना बोला है हमें उतना कोर्स पूरा करना चाहिए. 4 दिन का बोला है तो 4 दिन के लिए लेनी चाहिए. और एंटीबायोटिक्स कभी भी वायरस पे वर्क नहीं करती, हमेशा ये बैक्टीरियल डिजीज़ पर ही वर्क करती हैं. वायरस के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है हमको? एंटीवायरल. ठीक है, एंटीबायोटिक्स इज़ ओनली फॉर बैक्टीरिया. सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर. थैंक यू.